उस रात मैं अपने लिए जल्दी बनाने वाला स्नैक ढूंढ रहा था। इम्तिहान की तैयारी करते करते मैं थक गया था, इसलिए मैं अपने घर के पास वाले स्टोर पर सामान लेने चला गया। जैसे ही मैंने गलियारे में चक्कर लगाना शुरू किया, वहां की लाइट्स झिलमिलाने लगी। मेरी कार्ट में आम सामान था, इंस्टेंट नूडल, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स और गम्स। मैं चिप्स के सेक्शन की तरफ बढ़ा और अपने पसंदीदा प्रिंगल्स ढूंढने लगा। और तभी मैंने उस पागल लड़की को देखा। वो वहां खड़ी थी, अस्त व्यस्त और घबराई हुई। उसके बाल उलझे हुए थे और उसने एक पुराना घिसा पिटा ड्रेस पहना हुआ था। उसकी आंखें बड़ी थी, लगभग जंगली, और वो इधर उधर देख रही थी। वो खुद से ही बातें कर रही थी, अजीब, और बार बार वही शब्द दोहरा रही थी। मुझे कुछ अपने लिए प्रिंगल्स चाहिए, मुझे अपने लिए प्रिंगल्स चाहिए, मुझे प्रिंगल्स चाहिए। उसने बार बार खुद से ये बात कही। कभी उसकी आवाज ऊंची होती तो कभी बिल्कुल नीचे, कभी वो फुसफुसाकर कहती तो कभी चिल्लाकर। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके होने से अजीब सा महसूस करना मुश्किल नहीं था। मैंने बहुत ही ध्यान से प्रिंगल्स के कैन तक अपना हाथ बढ़ाया, ये सोचकर कि शायद उसे ये जानकर थोड़ी शांति मिलेगी कि मैं सारे प्रिंगल्स नहीं लेकर जाना चाहता। जैसे ही मेरी उंगलियों ने कैन को पकड़ा, उसकी आंखें मुझ पर टिक गईं। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उसका बड़बड़ाना बंद हो गया और वहां शांति फैल गई। कुछ सेकंड बीत गए और फिर डर मेरे अंदर घर करने लगा जब मैंने देखा कि वो अपनी आंखें तक नहीं झपका रही। फिर वो मुझ पर झपट गई। उसने मेरा मुंह पकड़ लिया। मैं पीछे को गिरने लगा। प्रिंगल्स का कैन मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वो किसी जानवर की तरह चिल्लाने लगी और फिर उसने अपने नाखून मेरे गाल में गाड़ दिए और उनसे खून निकलने लगा। मैं नहीं जानता कि आखिर हुआ क्या, लेकिन उसका इस तरह से गुस्सा करने से मैं सदमे में आ गया। मैंने खुद को लड़खड़ाने से रोकने के लिए आसपास के शेल्फ को पकड़ लिया, लेकिन वो बेकाबू थी। क्या बदतमीजी है, दूर हटो मुझसे। मैंने उसे धक्का देकर खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी। उसने चिप्स का एक बैग मेरी तरफ फेंका। बैग हवा में खुल गया और सारे चिप्स इधर उधर बिखर गए, लेकिन वो रुकी नहीं, बल्कि और चिप्स फेंकने लगी। उसने एक एक करके और चिप्स के पैकेट उठा लिए और मेरी तरफ फेंकने लगी। मैं अभी भी कंफ्यूज था कि क्या करूं। वो गलियारा खाली था, इसलिए मैं किसी की मदद की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। खुद को बचाने की घबराहट में मैंने बगल की शेल्फ से साल्सा जार उठाया और उसके सर पर फेंका। वो दर्द से चिल्लाई, लेकिन इसने उसके इरादे पर कोई खास असर नहीं डाला। उसने कहीं से मेटल का एक ब्रैकेट उठा लिया जो शायद लूज होकर निकल गया था और मेरी तरफ मारा। मैंने खुद को रोकने के लिए अपने हाथ आगे किए और उस ब्रैकेट के लगने पर दर्द से कर रह गया। मैं जानता था कि मेरे हाथ से खून निकल रहा है। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मैं शेल्फ पर सहारा लेकर खड़ा हो गया और खुद को बचाने के लिए किसी भी चीज को ढूंढने लगा। मेरे हाथ सूप के एक कैन पे लगा और मैंने वो उसकी तरफ दे मारा। वो उसकी छाती पर जा लगा और वो कुछ कदम पीछे हो गई, जिससे मुझे वहां से भागने का मौका मिल गया। मैं गलियारे के अंत तक पहुंचते पहुंचते चकराने लगा। मेरे आगे सब कुछ धुंधला हो गया। मेरे चेहरे पर हाथ से खून बह रहा था। मैं उसे अपने पीछे सुन सकता था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन आवाज बुलंद थी। मुझे अपने लिए कुछ प्रिंगल्स चाहिए। जैसे ही मैंने एक मोड़ लिया, मैं चिकनी टाइल्स पर फिसलते फिसलते बचा। मेरे सामने से स्टोर का सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए मेरी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर हैरानगी भी थी और दृढ़ संकल्प भी। जैसी वो लड़की मुझे पकड़ने वाली थी, गार्ड ने उसे नीचे गिरा दिया। वो गार्ड से भी लड़ने लगी, चिल्लाने लगी, शिकायत करने लगी, लेकिन वो उसे काबू करने में सफल रहा। चिंता की कोई बात नहीं, ये मेरे काबू में है। स्टोर के 2 और लड़के मदद के लिए आ गए और उन्होंने भी उस लड़की को पकड़े रखने में मदद की। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी, तड़प रही थी और अपने शरीर को जमीन से रगड़ रही थी। मैं एक शेल्फ का सहारा लेकर वहीं बैठ गया। मेरी सांसें उखड़ी हुई थी। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था और मुझे अपने चेहरे और हाथ से गर्म खून बहता हुआ महसूस हो रहा था। बाकी के लोग भी वहीं इकट्ठे हो गए। वो भी ये नजारा देखकर हैरान थे। पुलिस फौरन वहां पहुंच गई और उनके पीछे पीछे एम्बुलेंस भी। उन्होंने उस औरत को हथकड़ी लगाई और ले जाने लगे, लेकिन वो वही दोहरा रही थी। मुझे अपने लिए कुछ प्रिंगल्स चाहिए। जब उन्होंने मुझे पट्टी की तो मैंने आसपास के लोगों को बात करते हुए सुना। वो एक दूसरे से कह रहे थे कि ये कौन है और इसने मुझ पर हमला क्यों किया। मुझे समझ नहीं आया, वो बस मुझ पर बरस गई। अगली सुबह ये घटना हर न्यूज चैनल पर थी। उनका कहना था कि वो एक लोकल ड्रग एडिक्ट थी जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो शायद नशे की हालत में थी और उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। नशे की हालत में ही वो स्टोर में घुसी और इतने सारे गलियारों में खो गई। उसे बस इतना याद था कि उसे प्रिंगल्स खाने हैं। आपको एक सच बात बताऊं तो ऐसे बहुत से पागल घूम रहे हैं इस दुनिया में, बच के रहना। मेरे दोस्त और मैं स्कूल के दिनों से ही जादुई चीजों के दीवाने थे। हमने रोमांच की तलाश में शैतानी प्रार्थनाओं की धूल भरी किताबों पर अनगिनत रातें बिताई थी। वो जिमी था जिसने प्रिंगल्स के फाउंडर के बारे में एक विचित्र खोज की थी। उनकी राख प्रिंगल्स कैन में दबी हुई थी।
होमवर्क से बचने की कोशिश कर रहे हम बच्चों को टीटी एक पल के लिए बिल्कुल सही सेटअप लग रहा था। शुक्रवार की शाम हम सब जिमी की बेसमेंट में इकट्ठे हुए। उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे और ये अच्छा मौका था। हमने उस जगह में मोमबत्तियां जलाकर उसे रोशन और अगरबत्ती जलाकर थोड़ा खुशबूदार बना दिया। कमरे के बीचों बीच जमीन पर ऊर्जा बोर्ड रखा हुआ था और उसके साथ ही प्रिंगल्स का कैन रखा था। ये करना भी जिमी का ही आइडिया था। उसका दावा था कि उसे ऑनलाइन मिला था। हम सब ने एक प्रिंगल्स खाए और फिर उस कैन को गोले के ठीक बीचों बीच रख दिया। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। हम एक दूसरे को देखने लगे और माहौल इस चीज से जगमगा उठा। हे दूसरी दुनिया की आत्मा, हम तुम्हें बुलाते हैं। हम प्रिंगल्स के फाउंडर फ्रेडरिक बॉर की आत्मा की तलाश करते हैं। अपने आप को हमारे सामने प्रकट करो। उसकी आवाज पूरे बेसमेंट में गूंज गई। एक पल के लिए कुछ भी नहीं हुआ। हमने इस ऑनलाइन प्रार्थना को पहले भी ट्राई किया था और ये तब भी बेतुका ही था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे हंसकर टालने की कोशिश की, अचानक मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मोमबत्तियों की बत्तियां जोर जोर से लहराने लगी और उन्होंने दीवारों पर परछाइयां बनानी शुरू कर दी। फ्रेडरिक बॉर, सामने आओ। ouija बोर्ड का स्ट्राइकर हिलने लगा और कुछ अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाने लगे जो हमें समझ में नहीं आया। तापमान अचानक से गिर गया और एक धीमी गुर्राहट की आवाज ने कमरे को भर दिया। अचानक प्रिंगल्स का कैन गिरा और लुढ़क कर मेरी तरफ आ गया, जैसे किसी ने जानकर उसे मेरी तरफ फेंका हो। गाइस, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म कर पाता, मोमबत्तियां बुझ गई। बेसमेंट में अंधेरा छा गया। जो इकलौती आवाज हमें सुनाई दे रही थी वो हमारी ही सांसों की थी। और फिर असली डर की शुरुआत हुई। पहला झटका हमने किसी तरह सह लिया। हमने बेसमेंट में गूंजती हुई समझ के परे और भयानक फुसफुसाहट सुनी। पहले तो हमें लगा कि ये सिर्फ हमारी कल्पना है, लेकिन जैसे ही फुसफुसाहट एक औरत की चीखों में बदली, हम समझ गए कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ बहुत ही गलत। हमें इसे खत्म करना होगा अभी। हमने ये सब बंद करने की कोशिश की, लेकिन ouija बोर्ड ने हमारा साथ नहीं दिया। स्ट्राइकर अपने आप ही हिलने लगा और उसने बार बार नो की तरफ इशारा किया। अचानक जिमी को किसी अदृश्य शक्ति ने पीछे दीवार की तरफ धक्का दिया और जोर की आवाज हुई। वो दर्द से कराहने लगा और उसे उठने में मुश्किल महसूस हुई। जैसे ही हम दरवाजे की तरफ भागे, बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक अदृश्य शक्ति ने मुझे बालों से पकड़ा और बेसमेंट से घसीट कर नीचे उतारने लगा। मैं चिल्लाता रहा, हवा में हाथ मारता रहा, लेकिन मैं जिससे लड़ रहा था वो वहां कुछ भी नहीं था। जिमी और सारा ने मुझे पकड़ लिया और मुझे पीछे खींचा, लेकिन वो जो भी था बहुत ताकतवर था। मेरे बालों को खींचकर उखाड़ दिया गया और मैं दर्द से रोने लगा। अचानक सरहा के हाथ बुरी तरह मुड़ गया और एक अनदेखे पकड़ के दबाव से हड्डियां चटकने लगी। वो दर्द से चिल्लाई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हम डरते हुए देख रहे थे। उसकी त्वचा पर गहरे घाव बन गए। वो बहुत रो रही थी। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। हम फिर से बेसमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। मोमबत्ती अपने आप जल उठी, उनकी लपटें नीली हो गई। धीरे धीरे हमने 4-5 परछाइयों को चलते हुए देखा और अब वो और भी ज्यादा बड़ी और ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। उसकी आंखें सफेद चमक रही थी। वो जिमी के शरीर में दाखिल हो गई और हम पर झपटी। वो तड़पने लगा। उसके शरीर पर उन आत्माओं ने अपना वश कर लिया था। तुम भाग नहीं सकते। उसकी आवाज बहुत ही खतरनाक लग रही थी, जिसमें उसका और उन आत्माओं का मिश्रण था। उसकी आवाज काफी गहरी और कर्कश भरी लग रही थी। उसने सारा को गले से पकड़ा और जमीन से ऊपर उठा दिया। मैंने उसका हाथ छुड़ाकर उसकी पकड़ कमजोर कर दी, लेकिन वो आत्मा अभी भी उसके अंदर थी। इस भगदड़ में सहरा को गुप्त चीजों के बीच एक क्रॉस मिला। उसने क्रॉस को अपने हाथ में लेकर जिमी की तरफ किया और कुछ प्रार्थना करने लगी। हैरानी की बात थी कि ये काम कर गया। आत्मा पीछे हट गई और जिमी ढेर हो गया। काली आकृति बाहर निकलकर हवा में गायब हो गई। हम तीनों फिर से दरवाजे की तरफ भागे और इस बार वो खुल गया। हमने किसी तरह जिमी को सहारा देकर उसके डैड की गाड़ी में बैठाया और उसे सीट बेल्ट से बांध दिया। हमें घर पर रहना सुरक्षित नहीं लग रहा था। जिमी अभी भी लड़ रहा था और चिल्ला रहा था। उन आत्माओं का असर अब भी उस पर कायम था, लेकिन वो कुछ देर बाद आखिरकार शांत हो गया। थक कर और डर कर हम गाड़ी में बैठ गए। हम में से किसी को भी गाड़ी चलानी नहीं आती थी और हम नहीं जानते थे कि कोई पड़ोसी हमारी इस कहानी पर विश्वास करेगा या नहीं, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। हम तीनों गाड़ी में ही सो गए जब तक जिमी के डैड ने खिड़की पर खटखटाकर हमें अगली सुबह जल्दी नहीं उठा दिया। हम बाहर निकले और हमने कुछ बहाने बना दिए, लेकिन जब सहरा ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई। उस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाला कैन गाड़ी में
पड़ा हुआ था। मॉडलिंग इंडस्ट्री में मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ मेरे कोई दोस्त नहीं है। मैं जहाँ भी काम करती वहाँ मेरे दोस्त बन जाते थे और उनसे मेरी मुलाकात शूट के वक्त कुछ महीनों में होती थी। क्योंकि मैं जल्दी से किसी के साथ घुल मिल नहीं पाती, इसलिए मेरे लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता। इसलिए जब जोसेफिन ने मुझे अपने बाकी मॉडल दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर चलने के लिए कहा तो मैंने हाँ कह दिया। जोसेफिन इस इंडस्ट्री की काफी सुंदर मॉडल थी। लेट नाइट शो के होस्ट के साथ अफेयर होना, पैसे वाले लोगों के साथ निजी वक्त बिताना, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना, उसके पास सब था। जाहिर सी बात है मैं उसकी दोस्त बनना चाहती थी। उसने अपनी दोस्त मेलिन और क्लेयर के साथ साथ मुझे भी रोड ट्रिप पर जाने के लिए चुना। हम अपनी रोज की बोरियत से दूर भागकर जोशुआ ट्री नेशनल पार्क जा रहे थे। बीच में हम सिर्फ एक बार रुके, वो भी गैस भरवाने के लिए। मैंने ट्रिप पर निकलने से पहले प्रिंगल्स के कैन और कुछ बियर साथ में रख ली। वहां पहुंचते हुए हमें सिर्फ 1 घंटा ही हुआ था कि हम लड़खड़ाने लगे। दोस्तों के साथ बाहर आने की खुशी और नशे की हालत में मुझे अपने चारों ओर की दुनिया अचानक रंगों और आकृतियों से भरी हुई लगने लगी थी। सब कुछ जादुई लग रहा था। मुझे अपने हाथ फूले हुए लगने लगे। मेलिन की आवाज आदमी जैसे सुनाई देने लगी और जोसेफिन की आंखें लाल हो गई। जोसेफिन खड़े खड़े अपने शरीर को पेंडुलम की तरह हिलाने लगी। सब कुछ तब तक ठीक चल रहा था जब तक कि हमने कुछ खाना शुरू नहीं किया। जोसेफिन ने स्नैक्स निकालने के लिए बैग में हाथ डाला, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। हमने भी चेक किया, लेकिन हम गहरे लाल आसमान और लहरों के अलावा और कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। हम सब डर गए जब हमें एहसास हुआ कि हमारे पास प्रिंगल्स के इकलौते कैन के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था, और वो हमारे लिए काफी नहीं था। जोसेफिन, तुमने सारे स्नैक्स कहाँ रखे हैं? जोसेफिन की आंखें बड़ी हो गई, उसकी पुतलियां बड़ी हो गई। वो पागलों की तरह मेरी तरफ देखती रही। मुझे एहसास होने लगा था कि उसका दिमाग यहाँ पर नहीं है। मुझे लगा कि वो तुम्हारे पास से आया था। मेरे अंदर झुंझुनाहट की लहर दौड़ गई। मेरी आवाज में आरोप लगने की धार थी। स्नैक्स की इंचार्ज तुम थी ना? हवा में तनाव बढ़ गया। मेलिन और क्लेयर चुपचाप बैठ गए और उनकी नजरें जोसेफिन पर टिकी थी और मुझे आने वाले तूफान का एहसास हो रहा था। जोसेफिन का चेहरा गुस्से और अपमान के मिश्रण से भर गया। उन ड्रग्स ने हमारी सभी भावनाओं को बढ़ा दिया था और मैं देख सकती थी कि जोसेफिन की दिमागी हालत बिखर रही थी। वो मुझे गुस्से से घूर रही थी। इसका इल्जाम मुझ पर मत डालो। जैसे तुम हर काम सही करती हो एडेल, हमेशा सही ऐसा नहीं है। अगर तुम क्या बात कर रही हो? वो तुम्हें गुची के कैंपेन के लिए चुन रहे हैं धोखेबाज। टोनी को लगता है कि अब मुझ पे वो बात नहीं रही। क्या तुम सोच सकती हो मुझे रिजेक्ट कर दिया, एक महान कलाकार को, वो भी तुम्हारे लिए? तुम्हें तो ढंग से चलना तक नहीं आता। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, वो अचानक मुझ पर झपट गई। उसने मेरे हाथ से प्रिंगल्स का कैन छीन लिया और पागलों की तरह उसे मेरे सर पर मारने लगी। मैं बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर गई। मेरे ऊपर से हटो पागल औरत! मेरे चारों ओर रेगिस्तान घूमता हुआ नजर आने लगा। मेरी नजरें धुंधली होने लगी। मैं मेलिन और क्लेयर को चिल्लाते हुए सुन सकती थी, लेकिन उनकी आवाजें दूर से आ रही थी, जैसे उनकी आवाज गूंज रही हो। जोसेफिन ने अपना अत्याचार जारी रखा। वो अपने नाखून से मेरे चेहरे पर जानवर की तरह वार कर रही थी। मैं उसके नाखून अपने स्किन पर गड़ते हुए महसूस कर सकती थी। रुक जाओ जोसेफिन, प्लीज! लेकिन वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उसकी हरकतें ड्रग्स और गुस्से से और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। जैसे जैसे मैं उसे हटाने की कोशिश करने लगी, मेरे आसपास का माहौल और बदल गया। मेरे नशे ने जोसेफिन के चेहरे को प्रिंगल्स के मैस्कॉट के चेहरे में बदल दिया। एक कार्टून जैसा चेहरा मेरी तरफ देखकर शैतानी रूप से मुस्कुरा रहा था। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। लेकिन वो दर्द असली था, वो डर असली था। मैंने भी उसे बराबर की टक्कर दी और उसे पीछे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। उसने पास से एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे मेरे ऊपर फेंकने की तैयारी की। मैं डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती। ये देखते हुए मेलिन और क्लेयर ने कोशिश करके जोसेफिन को मेरे ऊपर से हटाया। मैं सांस लेने की कोशिश करने लगी। मेरा शरीर कांप रहा था। वो उसे जबरदस्ती गाड़ी तक ले गए और उसे अंदर धकेल दिया। जोसेफिन चिल्लाने लगी, छटपटाने लगी, लेकिन उन्होंने किसी तरह उसे सीट बेल्ट लगाकर अंदर बंद कर दिया। एडेल, क्या तुम ठीक हो? मैंने कमजोर इशारे में हाँ कहा। मेरा सर अब भी घूम रहा था। मेरी नजरें धुंधली थी। मेरे चेहरे के घाव से खून टपक रहा था। हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वो शांत नहीं हो जाती। हम शांति से बैठे रहे। हमें सिर्फ 2 ही तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, एक जोसेफिन की सांसें और दूसरी कयोटेस की पुकार। धीरे धीरे ड्रग्स का असर कम होने लगा। जोसेफिन सीट पर गिर गई। शायद किसी चीज ने अपना रिएक्शन दिखाया और उससे वो ट्रिगर हो गई। हमें मदद की जरूरत है। वही रेगिस्तान जो कुछ घंटों पहले सुकून का ठिकाना लग रहा था, अब मनहूस लगने लगा था।
मैं जानती थी कि मुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत थी और दुआ कर रही थी कि जोसेफीन के हमले ने मेरे चेहरे पर हमेशा के लिए कोई निशान नहीं छोड़ दिया हो। और तभी मेरी नजर जोसेफीन की साइड वाली सीट पर पड़ी। वहां पर कंबल के नीचे थोड़ा ढके हुए स्नैक्स का बैग रखा था जिसे हम ढूंढ रहे थे। जैसे ही हम गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने लगे, मेरे आंखों में आंसू आ गए।